यूनिट 5 का पार्ट 2 ऑफ DSBDM। इसमें हमने पहले के मीन्स देख लिया है, उसके बाद TF-IDF देख लिया है। ठीक है, अभी होल्ड आउट मेथड। व्हाट इज होल्ड आउट मेथड, हाउ डज इट वर्क, एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग सेट, वैलिडेशन सेट एंड टेस्ट सेट। ठीक है, इन होल्ड आउट मेथड। सो होल्ड आउट मेथड बेसिकली होती क्या है, ठीक है, वो देख लो पहले। होल्ड आउट मेथड इज सिंपल टेक्निक यूज टू इवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल्स। ये तो डेफिनेशन है, लर्न कर लो। सिंपल टेक्निक ये क्या करती है, इवेलुएट करती है परफॉर्मेंस मशीन लर्निंग मॉडल की। ठीक है, इसमें क्या करते हैं अपन, डेटा सेट को डिवाइड करते हैं इनटू सेपरेट पार्ट्स। मोस्टली ट्रेनिंग सेट और टेस्ट सेट में होता है, पर अभी क्वेश्चन में दिया है तो अपन वैलिडेशन सेट भी ऐड कर लेंगे, नहीं तो मोस्टली ऑप्शनल होता है। ठीक है, नहीं करते अपन मोस्टली। देखो कैसे काम करता है, स्प्लिट करते डेटा सेट। अगर समझो तुम्हारा डेटा होगा 100%, तो उसको अपन ने 60-20-20 में स्प्लिट करा है। यहाँ पे इस एग्जांपल में तुमको कोई भी स्प्लिट ले सकते हो। ठीक है, देखो ट्रेनिंग सेट में क्या करते हैं अपन, ट्रेन करते हैं मॉडल को। वैलिडेशन सेट में ट्यून करते हैं मॉडल के पैरामीटर्स को। ठीक है, टेस्ट सेट में क्या करते हैं, इवेलुएट करते हैं। टेस्ट सेट मतलब कैसे, बेसिकली फाइनल एग्जाम जैसा सीन हुआ मॉडल का। ठीक है, देखो द मॉडल इज ट्रेन्ड यूजिंग ट्रेनिंग सेट। उसके बाद ड्यूरिंग ट्रेनिंग इट इज टेस्टेड एंड वैलिडे ऑन द वैलिडेशन सेट टू ट्यून और इम्प्रूव। ठीक है, वैलिडेशन सेट में मोस्टली टेस्टिंग ही होती है। उसके बाद फाइनलाइज होने के बाद टेस्ट को इवेलुएट करते हैं टेस्ट सेट में। ठीक है, कि ट्रू परफॉर्मेंस कैसी है उसकी। देखो क्यों यूज करते हैं, अवॉइड ओवर रिफ्टिंग, मॉडल वर्क्स ऑन अनसीन डेटा एंड टू ट्यून एंड सिलेक्ट द बेस्ट मॉडल। ये सब चीजें इसके लिए यूज करते हैं। अभी एग्जांपल देखो, क्लियर हो जाएगा तुम्हें। देखना, अपने पास एक डेटा सेट है जिसमें 10 रिकॉर्ड है, D1 से D10 तक। ठीक है, समझो D1 से D6 तक अपन ने एक मॉडल डाला ट्रेनिंग सेट में। ठीक है, उसके बाद ले लो D7 और D8 को अपन ने डाला वैलिडेशन सेट में, और उसके बाद D9 और D10 को डाला अपन ने टेस्ट सेट में। बराबर, अब देखो ये तो स्प्लिट कर दे हमने। अभी क्या होगा, ये जो ट्रेनिंग सेट है उसमें D1 से D6 है, तो उनके ऊपर अपन मशीन लर्निंग मॉडल्स यूज करेंगे, जैसे कि डिसीजन ट्री, लॉजिक रिग्रेशन, वो सब, और ट्रेन करेंगे अपना मॉडल को। ठीक है, कर लिया ट्रेन। उसके बाद वैलिडेशन सेट में D7 और D8 है, तो D7 और D8 यूज करके अपन फाइन ट्यून करेंगे अपने मॉडल को। ठीक है, जैसे कि मॉडल चल रहा है क्या, बराबर चल रहा होगा तो, या नहीं चल रहा तो कुछ चेंजेस है, फाइन ट्यून करना है, वो सब अपना टेस्टिंग होगी वैलिडेशन फेज में। ठीक है, और उसके बाद टेस्टिंग मतलब क्या, D9 और D10 को टेस्ट करेंगे। अपना जो मॉडल बना है हमने ऑलरेडी, उस पर D9 और D10 को D10 की वैल्यूज इनपुट करके देखेंगे कि डेटा बराबर आ रहा है क्या। ठीक है, अब देखो ऊपर देखा था, टू सी हाउ योर मॉडल वर्क्स ऑन अनसीन डेटा। अनसीन डेटा मतलब क्या, अभी तक अपने मॉडल को D8 तक अपन ने इनपुट दिया, D9 D10 उन्होंने देखा नहीं, तो वो अनसीन डेटा हुआ। तो अभी टेस्टिंग फेज में हम अनसीन डेटा चेक करेंगे, मतलब D9 और D10 को फाइनली यूज करेंगे अपन टू टेस्ट हाउ वेल द मॉडल परफॉर्म्स ऑन न्यू और अनसीन डेटा। ठीक है, समझे। सो ये देखो बेसिकली होल्ड आउट मेथड में क्या है, अपने डेटा को डिवाइड करने अपने को पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में करने वाले, ट्रेनिंग सेट, वैलिडेशन सेट और टेस्ट सेट। ट्रेनिंग सेट में क्या होता है, लर्न द पैटर्न। वैलिडेशन सेट में ट्यूनिंग करते हैं मॉडल की, और फाइनल एग्जाम ऑफ द मॉडल जैसा होता है टेस्ट सेट, बताया था मैंने। ठीक है, एक बार देख लो, थ्योरी पढ़ लो, खत्म है ये क्वेश्चन, इजी था। उसके बाद देखो, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टेक्स्ट एनालिसिस स्टेप्स विद सुटेबल एग्जांपल। ठीक है, अभी टेक्स्ट एनालिसिस में ना अपने को क्वेश्चन जो तुम्हें प्रीवियस ईयर देखोगे तो उसमें पीओएस पूछा है, पीओएस टैगिंग पूछा है। ठीक है, उसके बाद लेमनाइजेशन, लेमन लेम क्या है वो पता नहीं यार, लेमेटाइजेशन जो भी हो। उसके बाद स्टेमिंग पूछा है, और उसके बाद पूछा है टोकनाइजेशन। ठीक है, सो और स्टॉप वर्ड्स। तो इसमें से टोकनाइजेशन और स्टॉप वर्ड्स पूछा तो नहीं है, पर ये 5 कॉन्सेप्ट दिए तो मैंने पांचों लिख दिए। एक बार देख लो, क्योंकि इनमें से कुछ भी पूछ सकते हैं, वो तुम्हें शॉर्ट नोट के लिए ही पूछेंगे, सेपरेट क्वेश्चन आई डाउट इस पे आएगा कोई। ठीक है, आ भी गया तो इजीली सॉल्व कर दोगे, इतना कंटेंट तो मैंने दिया ही है। ठीक है, पीओएस टैगिंग क्या होता है, इट इज अ टेक्स्ट एनालिसिस प्रोसेस दैट असाइंस ग्रामेटिकल कैटेगरी टू ईच वर्ड इन अ सेंटेंस। अभी ग्रामेटिकल कैटेगरी क्या क्या होती है, ठीक है, वो देखेंगे। ठीक है, पहले तो ये बेसिक इंग्लिश है, पर मैं फिर भी जल्दी जल्दी कवर कर दूंगा, तुम्हें पता ही होनी चाहिए। नाउन, नाउन क्या होता है, किसी भी चीज का नाम, कैट, मुंबई, बुक। ठीक है, प्रोनाउन क्या होता है,
जो नाउन की जगह यूज करते हैं उसके लिए, रिप्लेस करने के लिए। अगर नाउन बार बार यूज नहीं कर सकते, ठीक है, कि कोई नाम बार बार यूज नहीं कर सकते तो ही बोल देंगे, वैसा तो ही शी इट आएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद वर्ब क्या होता है, शोज एन एक्शन, ठीक है, रनिंग, ईटिंग, स्विमिंग, इज डूइंग, वो सब चीजें आएगी इसमें, देखो। उसके बाद एडजेक्टिव क्या होता है, डिस्क्राइब्स और गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउन। नाउन है, अपना नेम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देगा कि एप्पल रेड है, बिग है, या फिर कोई लड़की उसके बाल ब्यूटीफुल है, वैसी सारी चीजें, ठीक है। ऐसे तुम्हें आएंगे क्वेश्चंस, उसमें एडवर्ब देखो, एडवर्ब क्या होता है, वर्ब को डिस्क्राइब करता है। वर्ब क्या था, रनिंग, ईटिंग, तभी वो रनिंग कैसे रन कर रहा है, क्विकली रन कर रहा है, ही इज डूइंग इट वेरी वेल, वैसे सब चीजें उसमें एडवर्ब आएंगे, ठीक है। यूजुअली टेलिंग हाउ, व्हेन और वेयर समथिंग हैपेंस, ठीक है। उसके बाद प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशंस मतलब रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन, इन अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। देखो कैसे प्रीपोजिशंस मतलब इन, ऑन, अंडर, ठीक है। अभी नाउन क्या था पहले देख लो अपन, कैट है, तो उसकी रिलेशनशिप बताएगा कि कैट ऊपर है, नीचे है, ठीक है, वो सारी चीजें। कंजंक्शंस तो पता होगा, एंड, बर, और दो सेंटेंस को जोड़ता है। डिटरमाइनर भी पता होना चाहिए, ए एंड द, ठीक है, कम्स बिफोर द नाउन टू स्पेसिफाई इट। इंटरजेक्शन भी पता होना चाहिए। इसमें क्या करते हैं, सडन फीलिंग और इमोशन, मोस्टली ऐसी चीजें जिसके आगे एक्सक्लेमेटरी मार्क ऐड कर सकते हो, जैसे कि आउच, वाव, ओ, ठीक है। देखो एग्जाम्पल देखो, अभी ये सेंटेंस आ गया तुम्हें, द क्विक डॉग रन्स फास्ट। इसमें पहले तुम क्या करोगे, पहले ढूंढोगे नाउन, इजी, डॉग नाउन, जो भी नाउन होंगे वो लिख लो, ठीक है। उसके बाद ढूंढोगे वर्ब, मतलब एक्शन, डॉग कुछ कर रहा है क्या, यहाँ पे रन कर रहा है, हो गया एडवर्ब, वर्ब हो गया। उसके बाद ढूंढोगे एडवर्ब, मतलब वर्ब को डिस्क्राइब करेगा। तो अभी डॉग हो गया अपना, रन्स हो गया, अभी रन्स को कुछ डिस्क्राइब कर रहा है क्या, फास्ट डिस्क्राइब कर रहा है, देखो रन कर रहा है फास्ट, ठीक है, यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है कि कैसे भाग रहा है, तो फास्ट एडवर्ब हो गया, ठीक है। उसके बाद बाकी देखो, अभी द, क्या है, द डिटरमाइनर होगा, ठीक है, वो हो गया अपना इजी। और क्विक, क्विक क्या हो सकता है, सोचो, क्विक किसको डिस्क्राइब कर रहा है, डॉग को डिस्क्राइब कर रहा है। डॉग को कौन डिस्क्राइब, डॉग क्या है, नाउन, नाउन को कौन डिस्क्राइब करता है, यहाँ पे देखा था, देखो, डिस्क्राइब्स द मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउन, तो डॉग कैसा है, क्विक है, तो ये हो गया एडजेक्टिव। ऐसे फाइंड करना है तुम्हें, ठीक है। ये पीओएस का एग्जांपल तुम खुद से दे दोगे। उसके बाद वाई पीओएस टैगिंग इज यूजफुल, तो इसमें क्या होता है, हेल्प्स इन ग्रामर चेकिंग, यूजफुल फॉर मशीन ट्रांसलेशन, अंडरस्टैंडिंग सेंटेंस, मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, इंपॉर्टेंस फॉर एआई टेक्स्ट एप्लीकेशन, एनएलपी में भी यूजफुल है, ठीक है, वो सारी चीजें। उसके बाद लेमेंटाइजेशन, ठीक है, लेमेंटाइजेशन और स्टेमिंग इतने अच्छे से समझाऊंगा, तुम्हें वापस देखने की जरूरत नहीं। इन दोनों में क्या करते हैं अपन, वर्ड्स को कट करते, इजी। देखो, बस लेमेंटाइजेशन में अपन क्या करते हैं, उसका मीनिंग ध्यान रखते, और स्टेमिंग में मीनिंग नहीं ध्यान रखते, ठीक है। देख लो अभी, लेमेंटाइजेशन में क्या होता है, इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ वर्ड टू इट्स बेस और डायरेक्ट डिक्शनरी फॉर्म, ठीक है, नोन एज लेमा। वर्ड को लेमा में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। कंसिडर करते हैं यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच, मीनिंग ऑफ द वर्ड, ठीक है। क्यों यूजफुल है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ड, कॉमन मीनिंगफुल बेस्ड ऑन एक्चुअली डिक्शनरी, एनएलपी में हेल्प होता है, वो सब फेंकने वाली चीज है, ठीक है। मेन देखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से समझेगा, यहाँ पे रनिंग दिया है, बेटर दिया है, और स्टडीज दिया है। इसके आंसर्स क्या है देखो अभी, इसके आंसर्स देखो, रनिंग का लेमेंटाइजेशन करने के बाद रन होगा, कट हुआ रनिंग, और मीनिंग भी सेम है, ठीक है। टू इट्स बेस डिक्शनरी फॉर्म, मतलब डिक्शनरी में रन होता है, हाँ होता है। बेटर का गुड हो गया, देखो हमेशा ऐसा नहीं कि कट होगा, पर बेस फॉर्म में, बेटर का बेस फॉर्म क्या है, डिक्शनरी में गुड। उसके बाद स्टडीज का स्टडी हो गया। ये देखो अभी बेटर वाला लिखो ही मत, मैं तो बोल रहा हूँ, देखो रनिंग वाला लिखो, स्टडीज वाला लिखो, बेस्ट एग्जांपल, दो एग्जांपल लिख देना, लेमेंटाइजेशन एक्सप्लेन हो गया, खत्म। देखो मेन क्या है, टेक्स इनटू अकाउंट द ग्रामर एंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड, ठीक है। अनलाइक स्टेमिंग जस्ट कट्स ऑफ प्रीफिक्स, अभी देखते हैं स्टेमिंग। स्टेमिंग में क्या होता है, सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस, जो मतलब वर्ड के आगे और पीछे लगने वाली चीजें, उनको कट करता है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग वर्ड टू इट्स बेस फॉर्म, सेम। ये देखो, रिड्यूसिंग वर्ड टू इट्स बेस फॉर्म सेम है, बाय रिमूविंग सफिक्स एंड प्रीफिक्स, ऑफन सिंपल सिंपल ह्यूरिस्टिक रूल्स, जो भी रूल्स होंगे वो फॉलो हो गए। पर अगर मीनिंग खराब हो गया, वर्ड का मीनिंग हो ना हो, वैलिड हो इनवैलिड, वर्ड फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वाई इट इज यूजफुल, स्टेमिंग हेल्प्स इन रिड्यूसिंग डिफरेंट वर्ड फॉर्म्स टू अ कॉमन बेस फॉर्म, ठीक है, वो तो इजी है। देखो
रनिंग करण हो गया, अभी ये सेंस बना रहा है रनिंग बेटर और स्टडीज। अभी तक देखो एग्जांपल में तुम इजीली समझ, रनिंग का रन हो गया, बेटर का बेटर ही रहा, आगे पीछे कुछ काटने को ही नहीं। स्टडीज का ईएस निकाल दिया, स्टूडियो हो गया। ये कुछ होता है क्या वर्ड? नहीं होता, खत्म। देखो स्टेमिंग यूजुअली यूजेस क्रूड रूल्स यूज होते हैं एंड मे प्रोड्यूस स्टेम्स दैट आर नॉट रियल वर्ड्स। जैसे कि ये देखो स्टडीज का स्टूडियो हो गया, ये ऐसा कोई डिक्शनरी में वर्ड होता नहीं है, फिर भी हो गया स्टेमिंग में। अगर लेमेंटाइजेशन में होता तो नहीं होता, ठीक है। इट डज नॉट कंसिडर द कंटेक्स्ट और पार्ट ऑफ स्पीच अनलाइक लेमेंटाइजेशन, ठीक है। इसमें तुम्हें शॉर्ट नोट आएगी, दोनों तुम लिख सकते हो, वर्ड को कट करना है। लेमेंटाइजेशन में बस मीनिंग ध्यान रखना है, इसमें मीनिंग नहीं ध्यान रखना। बेस्ट एग्जांपल होगा रनिंग का रन, दोनों इधर हो रहा है और इधर स्टडीज का स्टडी हो रहा है बराबर, और इधर स्टडीज का स्टूडियो रह रहा है, ठीक है। ये हो गई तुम्हारे स्टेमिंग और लेमेंटाइजेशन। उसके बाद टोकनाइजेशन, टोकनाइजेशन और इजी। टोकनाइजेशन में क्या करते हैं, टोकन्स असाइन कर देते हैं बेस्ड ऑन द रूल्स। देखो और पढ़ लेता हूँ। देखो टोकनाइजेशन प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन अ टेक्स्ट इनटू स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड टोकन्स, टोकन्स में कन्वर्ट कर देते हो, ठीक है। ये देखो टोकन्स आर कैन बी वर्ड्स हो सकते, फ्रेजेस हो, कैरेक्टर्स हो सकते, डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ टोकनाइजेशन, ठीक है। इजी। वाई इट इज यूजफुल, तो वही एनएलपी में हेल्प करता है, मैनेजेबल पीसेस में कन्वर्ट करते हैं अपन टेक्स्ट को, ठीक है। वो सब चीज़ें वो फेंकने वाली है, पढ़ लेने एक बार। एग्जाम्पल क्या है, देखो एग्जाम्पल से समझते। आई एम लर्निंग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये अपना स्ट्रिंग है, इसको टोकन असाइन करना है। तो यहाँ पे क्या किया है, हर एक वर्ड को एक एक टोकन असाइन कर दिया। देखो आई एम लर्निंग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और फुल स्टॉप। इजी। Tokenization can be a simple word-based splitting or more complex, handling punctuation, contractions and special characters, ठीक है। ये अभी सिंपल है, इससे कॉम्प्लेक्स भी चीज़ें हो सकती है, पर अपने को जाना ही नहीं कॉम्प्लेक्स पे, हमको मोस्टली शॉर्ट नोट पूछेंगे, उसके लिए इतना ही इनफ है। देखो डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड एप्लीकेशंस में रिक्वायर कस्टमाइज्ड टोकनाइजेशन अप्रोचेस। इजी, खत्म। उसके बाद स्टॉप वर्ड्स। स्टॉप वर्ड्स क्या होता है, जो कॉमन वर्ड्स होते हैं ना वो। देखो स्टॉप वर्ड्स आर कॉमन वर्ड्स इन अ लैंग्वेज, स्टॉप वर्ड्स आर कॉमन वर्ड्स इन अ लैंग्वेज, ठीक है। सच एज द, इज, इन एंड दे कैरी लिटिल मीनिंग इन मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एंड ऑफन आर रिमूव ड्यूरिंग टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग। क्यों यूजफुल है, वही सारी चीजें यार हेल्प करता है, वो सब देख ले तुम एक बार। नॉइज और डायमेंशनलिटी रिमूव रिड्यूस करता है, ठीक है। देखो ओरिजिनल सेंटेंस क्या है, द कैट इज सिटिंग ऑन द मैट। सो अभी इसमें से तुम्हें क्या क्या लग रहा है कि जो कॉमनली यूज वर्ड है, द तो बहुत कॉमन है, इज भी कॉमन है, ऑन भी कॉमन है, द भी कॉमन है, ठीक है। कैट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, सिटिंग इंपॉर्टेंट है, मैट इंपॉर्टेंट। तो ये सारे रिमूव करने के बाद देखो कैट सिटिंग मैट बचा। उसके बाद द बहुत कॉमन है तो हटा दिया, इज कॉमन है, ऑन कॉमन है, द कॉमन है तो हटा दिया, बचा द सिटिंग, कैट सिटिंग मैट, हो गया। ये देखो लिस्ट ऑफ स्टॉप वर्ड वेरीज डिपेंडिंग ऑन लैंग्वेज एंड एप्लीकेशन। लैंग्वेज और एप्लीकेशन चेंज हुई तो कौन से वर्ड्स इंपॉर्टेंट है नहीं वो भी चेंज होगा। इजी। समटाइम्स स्टॉप वर्ड्स आर रिटेन्ड इफ दे कैरी इंपॉर्टेंट मीनिंग, ठीक है। अगर बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग कैरी कर रहा होगा ना कोई वर्ड, तो वो नहीं निकालना पर। इजी। उसके बाद देखो के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन एंड रैंडम सब सैम्पलिंग। के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन नाम ही हार्ड है, प्रोसेस सबसे इजी है, ठीक है। देखना इसमें क्या होता है, के क्रॉस वैलिडेशन एक मॉडल इवेल्युएशन टेक्निक है, ये भी मॉडल को इवेल्युएट करने के लिए टेक्निक है, वेयर ओरिजिनल डेटा इज डिवाइडेड इनटू के इक्वल साइज पार्ट्स कॉल्ड फोल्ड्स। ऊपर कौन सा देखा था हमने, याद है क्या, ऊपर भी डिवाइड किया था, ये देखो ये कौन सा क्वेश्चन था, होल्ड आउट मेथड। होल्ड आउट मेथड में डिवाइडेड इनटू सेपरेट पार्ट्स सेट्स, ट्रेनिंग सेट, वैलिडेशन सेट और टेस्ट सेट, ठीक है। कंफ्यूज मत होना। और इसमें क्या कर रहे हैं अपन, डेटा इज डिवाइडेड इनटू, देखो के इक्वल साइज पार्ट्स कॉल्ड फोल्ड्स, ठीक है। नाम में ही है फोल्ड, तो फोल्ड में डिवाइड हो जाएंगे। द मॉडल इज ट्रेन्ड इनटू टेस्टेड के टाइम्स ईच टाइम ड्यूरिंग डिफरेंट फोल्ड एज द टेस्ट सेट एंड द रिमेनिंग के माइनस वन फोल्ड्स एट द ट्रेनिंग सेट। इसका मीनिंग मैं इसमें समझाता हूँ, देखो प्रोसेस के साथ और एग्जाम्पल के साथ। पहले एग्जाम्पल देख लो, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, डेटा पॉइंट्स दिए अपने को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके फोल्ड बनाएंगे अपन कैसे, दो पार्ट में डिवाइड किया, पांच पांच फोल्ड बनाने समझ लो। तो 10 है तो दो दो पार्ट में डिवाइड किए, 1 2 का एक हो गया,
3 4 का एक हो गया, 5 6 का एक हो गया, 7 8 का और 9 10 का हो गया, इजी। अब देखो के क्रॉस में क्या करेंगे, दो इसमें डिवाइड होता है, एक तो टेस्ट फोल्ड में और एक ट्रेन फोल्ड में। इजी, समझ गया, टेस्ट फोल्ड और ट्रेन फोल्ड। देखो, तो टेस्ट फोल्ड हमेशा चेंज होना चाहिए। टेस्ट फोल्ड में अपन ने एक ही लेते हैं, 1 2 लिया है अपन ने टेस्ट फोल्ड में, तो जो 1 2 है वो टेस्ट फोल्ड में आ गया, बाकी का बचा हुआ सारा ट्रेन फोल्ड में चला जाएगा। ठीक है, अगले राउंड में जो पिछले बार टेस्ट फोल्ड में लिया था वो चेंज करना है, मतलब 3 4 की वैल्यू लेनी है, उसके अगली बार वापस चेंज करना है, 5 6 की वैल्यू लेनी है, उसके अगली बार 7 8 की लेनी है, और उसके अगले बार 9 10 की। सो हमें ध्यान क्या रखना है कि टेस्ट हर राउंड में ये टेस्ट वाली वैल्यू अलग अलग आनी चाहिए। इजी। और जो बचा हुआ होगा वो तो ट्रेन सेट में। अभी देखो यहाँ पे अगर हमने, ये पहला टेस्ट सेट है जहाँ पे ये देखो, इसको इमेजिन करना इसमें, ठीक है, ये स्ट्रिंग यहाँ पे, इसमें से 1 2, ये जो शेडेड पार्ट है वो टेस्ट में होगा, तो पहले ये टेस्ट लिया, फिर उसके बाद 2 3 4 को लिया अपन ने टेस्ट में, फिर 5 6 को, 7 8 को, ऐसे करते करते अलग अलग, ठीक है। और उसके बाद जो बचा कुछ होगा वो सारा जाएगा ट्रेनिंग सेट में। ठीक है, देखो लिख लिया अपन ने ऐसा, खत्म, इतना ही था। देखो प्रोसेस देखो अभी, डिवाइड इनटू के फोल्ड्स, के फोल्ड मतलब कितने फोल्ड्स में चाहिए, 5 फोल्ड है तो के 5 आएगा यहाँ पे। इजी। ठीक है, ये फोल्ड्स लिखे देखो सारे। उसके बाद फॉर ईच इटरेशन सिलेक्ट वन फोल्ड एज टेस्ट डेटा एंड द रेस्ट एज ट्रेनिंग डेटा। जो एक अपन सिलेक्ट कर रहे हैं वो टेस्ट में जा रहा है, बाकी के ट्रेनिंग में जा रहे हैं। हो गया, ट्रेन द मॉडल ऑन ट्रेनिंग फोल्ड एंड इवेलुएट इफ इट इज ऑन द टेस्ट फोल्ड। ठीक है, फिर रिपीट करो दिस के टाइम्स, सो एवरी फोल्ड इज टेस्टेड वंस, मतलब करेक्ट फोल्ड को एक एक बार टेस्ट करना है अपने को ट्रेनिंग डेटा पे। ठीक है, कैलकुलेट द एवरेज परफॉर्मेंस मैट्रिक्स अक्रॉस ऑल के टेस्ट। एवरेज परफॉर्मेंस मैट्रिक्स निकालो, इसका एडवांटेज क्या होगा, मोर रिलायबल और लेस बायस एस्टिमेट होगा। उसके बाद यूजेस एंटायर डेटा सेट फॉर बोथ ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग, हेल्प्स इन टर्निंग हाइपर पैरामीटर्स एंड अवॉइडिंग ओवर लिफ्टिंग। ये सारी चीजें एडवांटेजेस वगैरह तो तुम फेंक भी सकते हो। ठीक है, हो गया, इजी था, कुछ ऐसा ना समझने वाला इसमें था नहीं। ठीक है, बस इस डेटा को अपने को ऐसे डिवाइड करना है, एक टेस्ट में एक ट्रेन में, टेस्ट हमेशा चेंज होना चाहिए और बाकी बचा हुआ ट्रेन में जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है रैंडम सब सैम्पलिंग। रैंडम सब सैम्पलिंग में देखो क्या हो रहा है, रैंडम सब सैम्पलिंग में उसको मोंटे कार्लो क्रॉस वैलिडेशन भी बोलते हैं। ठीक है, देखो डेफिनेशन देखो, रैंडम सैम्पलिंग इज, वो भी एक वैलिडेशन मेथड है वेयर डेटा सेट इज रैंडमली स्प्लिट मल्टीपल टाइम्स इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग सेट्स। अभी ऊपर तो हम ध्यान दे के स्प्लिट कर रहे थे ना, कितने फोल्ड में करना है, इसमें रैंडमली स्प्लिट कर देंगे। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स, फॉर ईच स्प्लिट द मॉडल इज ट्रेन्ड ऑन ट्रेनिंग सेट एंड इवेलुएटेड ऑन टेस्ट सेट। देखो एग्जाम्पल देखो, समझ आ जाएगा। डेटा पॉइंट्स है 1 to 10, इटरेशन 1 में ये ट्रेन में ये सारे डाल दिए, 2 4 8 को अपन ने टेस्ट में डाल दिया, अगले बार वापस से टेस्ट में अपन ने कुछ भी रैंडम डाल दिया, 1 6 9 को डाला है, बाकी के बचे हुए ट्रेन में, इसमें अलग कुछ डाला है, एंड सो ऑन। ईच टाइम मॉडल ट्रेन्स ट्रेनिंग सेट एंड टेस्ट ऑन टेस्ट सेट, द परफॉर्मेंस इज एवरेज ओवर ऑल इटरेशन, जितने इटरेशन करेंगे उसका एवरेज पे परफॉर्मेंस निकल आएगी। ठीक है भाई, इजी भाई, इसमें तो कुछ है ही नहीं कि बस टेस्ट और ट्रेन में अलग अलग चीजें रैंडमली डाल दो, एग्जांपल खुद से लिख लो, हो गया। ठीक है, अभी देखो प्रोसेस देखो, रैंडमली स्प्लिट डेटा इनटू ट्रेनिंग सेट्स, एग्जांपल है 70 30, कुछ भी ले सकते हो। ट्रेन एंड इवैल्यूएट द मॉडल, रिपीट करो रैंडम स्प्लिटिंग एंड इवैल्यूएशन मल्टीपल टाइम्स, उसके बाद एवरेज करो, रिजल्ट्स का फाइनल परफॉर्मेंस मिल जाएगा। क्या एडवांटेज क्या होंगे, सिंपल और इजी है भाई इम्प्लीमेंट करना, इससे क्या इजी कुछ है ही नहीं उसमें। उसके बाद कैन प्रोवाइड रोबस्ट परफॉर्मेंस एस्टिमेट्स विथ इनफ रिपीटेशंस। उसका डिसएडवांटेज क्या है, सम डेटा पॉइंट्स माइट नेवर बी टेस्ट। अभी रैंडम ले रहे, अगर इधर एक 11 होता और वो कभी आया ही नहीं, तो कोई पॉइंट्स टेस्टेड नहीं हो सकते, और कोई पॉइंट्स बार बार आ सकते, जैसे कि
इसमें अभी कोई है क्या? नहीं, इसमें तो कोई है नहीं। अगर 4 होता, 4 इसमें भी आए, इसमें भी आए, इसमें भी, तो मल्टीपल बार टेस्ट हो सकता है, लीडिंग टू पोटेंशियल बायस, मतलब एक्यूरेसी लॉस हो सकता है। उसके बाद नंबर ऑफ इटरेशन एंड स्प्लिट रेशियो नीड टू बी चूजन केयरफुली। खत्म, इजी था। ठीक है, रैंडम सब सैम्पलिंग भी हो गया अपना, और के क्रॉस वैलिडेशन भी हो गया। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, या इस पे अलग अलग क्वेश्चन भी आ सकते हैं। हाउ डू यू हैंडल नॉइज एंड irrelevant information in text data during pre-processing, और explain terms bag of words and TF and IDF। TF IDF तो अपन ने कर दिया है यार, पिछले वीडियो में बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन दिया है उसका, वो देख लो पार्ट 1 अगर नहीं देखा होगा तो। हैंडलिंग नॉइस एंड irrelevant information in text processing, ये कैसे करते हैं अपन? ये देखो, noise or irrelevant information in text like typos, punctuation, special characters, irrelevant symbols, inconsistencies, या फिर बार बार वो रिपीट हो रहा होगा, फॉर्मेटिंग, ये सारी चीज़ें ना कंट्रीब्यूट टू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एंड एनालिसिस। ठीक है, ये सारे मीनिंग्स बनाते हैं अपने, जो भी क्या कहते हैं उसका सेंटेंस है उसका मीनिंग बनाएंगे ना, पंक्चुएशन, स्पेशल सिंबल्स, स्टॉप वर्ड्स। ठीक है, ये सारे नॉट मीनिंग तो बनाएंगे, ये ग्रामेटिकल मीनिंग बनाएंगे। ठीक है, पर अगर हम क्या पढ़ रहे हैं, एनएलपी, एनएलपी में ये कुछ मीनिंग बनाएंगे क्या? नहीं। डू नॉट कंट्रीब्यूट मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फॉर एनालिसिस। ठीक है, ग्रामर में बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के, पर यहाँ पे अपन ने ऊपर देखा था रिमूव कर देंगे। देखो, तो अभी इन सब चीज़ों को हमें रिमूव करना है। ठीक है, तो लोअर का केसिंग, कन्वर्ट ऑल टेक्स्ट टू लोअर केस टू मेंटेन कंसिस्टेंसी। जैसे कि एप्पल को एप्पल कर दो, ये इससे क्या होगा, अपने इसको इजी जाएगा। ये तो भाई एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं, लोअर केस में कर दो, इजी जाएगा। उसके बाद रिमूव पंक्चुएशन एंड स्पेशल सिंबल्स, क्वामा, पीरियड्स, हैशटैग्स, वो सब हटा दो। उसके बाद रिमूव स्टॉप वर्ड्स हमने देखे थे जो कॉमन होते हैं वो। उसके बाद रिमूव नंबर्स। ठीक है, इफ इटरेटिव नंबर्स माइट बी रिमूव्ड इफ दे डोंट कंट्रीब्यूट टू द एनालिसिस, अगर कुछ मीनिंग नहीं प्रोवाइड कर रहे तो नंबर्स हटा दो यार। उसके बाद करेक्टिंग टाइपोज एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स, यूज स्पेल चेकर्स एंड मैनुअल करेक्शंस। टोकनाइजेशन भी पढ़ा है अपन ने, स्टेमिंग लेमनाइजेशन भी पढ़ा है। ठीक है, टोकनाइजेशन में क्या करते हैं, स्मॉल पीसेस में ब्रेक करते हैं, स्टेमिंग और उसमें भी रिड्यूस करते हैं वर्ड टू इट्स बेसिक मीनिंग। ठीक है, उसके बाद रिमूविंग एक्स्ट्रा वाइट स्पेसेस, जो भी फालतू के स्पेसेस वगैरह हो उनको हटा दो। बेसिक चीज़ है। ठीक है, हैंडलिंग नॉइज एंड इरेलेवेंट इंफॉर्मेशन में क्या होता है, अपने को जो रॉ डेटा दिया है उसको ऐसे कन्वर्ट करना है कि अपनी मशीन्स या फिर एनएलपी में वो इजीली और इफेक्टिवली अप्लाई कर पाए, और वो मशीन उसको एनालाइज करके अपने को अच्छा रिजल्ट दे पाए फास्ट। ठीक है, उसमें देखो, तो इजी इजी चीज़ें लर्निंग अभी लर्न हो जाएगा। लोअर केस में कर दो, पंक्चुएशन और स्पेशल सिंबल्स हटा दो। उसके बाद जो ऊपर लर्न किया है वो लिख दो। टोकनाइजेशन पता है अपने को, स्टेमिंग पता है, लेमनाइजेशन पता है। ठीक है, उसके बाद स्टॉप वर्ड्स पता है, उसको हटा दो, नंबर्स हटा दो, टाइपिंग और स्पेलिंग मिस्टेक देखो, एक्स्ट्रा स्पेसेस होंगे उनको हटा दो। ठीक है, इससे क्या होता है, reduces dimensionality and improves accuracy of downstream tasks like classification और clustering। खत्म, इजी। अब ये देखो, मेन क्वेश्चन क्या था, बैग ऑफ वर्ड्स। तो बैग ऑफ वर्ड्स का मतलब क्या होता है, इज अ सिंपल एंड पॉपुलर टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन मेथड यूजिंग इन एनएलपी। ठीक है, ये एक टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन मेथड है, ध्यान रखना। मॉडल वैलिडेशन थे ऊपर वाले सारे जो अपन ने पढ़े थे, ये टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन मेथड है, जो है टेक्स्ट उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका। ठीक है, इट कन्वर्ट्स टेक्स्ट इनटू न्यूमेरिकल वेक्टर बाय काउंटिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच वर्ड इन द डॉक्यूमेंट, इग्नोरिंग ग्रामर एंड वर्ड ऑर्डर। ठीक है, अभी एक बार अपन एग्जांपल देखेंगे तो समझ आ जाएगा हाउ टू वर्क्स। एग्जांपल देखो, पहले मैं बता रहा हूँ कैसे काम करता है। डॉक्यूमेंट देखो, दो डॉक्यूमेंट है, आई लव कैट एक है, और यू लव डॉग्स एक है। ठीक है, वी फर्स्ट क्रिएट अ लिस्ट ऑफ यूनिक वर्ड्स फ्रॉम बोथ डॉक्यूमेंट्स। इसमें से यूनिक वर्ड्स क्या होंगे, यूनिक वर्ड्स मतलब जो रिपीट हो रहा है वो बार बार नहीं लिखना है। आई लिख दिया, लव लिख दिया, कैट्स लिख दिया, यू लिख दिया, लव आया था वापस मत लिखो, डॉग्स, इजी। उसके बाद देखो, ईच वर्ड इन द वोकेबलरी रिप्रेजेंट्स अ पोजीशन इन द वेक्टर। ठीक है, देखो काउंट कितना है इन डॉक्यूमेंट 1 में, कितना काउंट है। ठीक है, रिप्रेजेंट डॉक्यूमेंट 1 एज अ वेक्टर, मतलब क्या, काउंट हाउ मेनी टाइम्स ईच वोकेबलरी वर्ड अपेयर्स इन डॉक्यूमेंट 1। तो आई लव कैट्स तीनों एक एक बार आए, 1 1 1। यू और डॉग्स ने आए 0 0, तो वेक्टर डॉक्यूमेंट 1 का वेक्टर क्या हुआ, 1 1 1 0 0। डॉक्यूमेंट 2 का सेम, उसमें क्या है, यू लव डॉग्स, तो यू लव और डॉग्स, यू लव और डॉग्स,
एक एक बार आए, बाकी आए और कैट्स नहीं आए तो 0 0, तो ये 0 1 0 1 1 ये हो गया डॉक्यूमेंट 2 का वेक्टर। उसके बाद समरी खत्म, डॉक्यूमेंट 1 का काउंट लिखो, डॉक्यूमेंट 2 का काउंट लिखो, खत्म, इतना ही करना है। ठीक है, देखो how it works. Create a vocabulary of all unique words across the dataset. For each document, count how many times word in each vocabulary appears और represent the document as vector of these words. ठीक है, तो वर्ड्स कितनी बार आ रहे हैं देखना है और हर एक को वेक्टर में कन्वर्ट करना है। देखो, इट कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू न्यूमेरिकल वेक्टर बाय काउंटिंग द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार आया है वो, ऑफ ईच वर्ड इन द डॉक्यूमेंट, इग्नोरिंग ग्रामर एंड वर्ड ऑर्डर। ठीक है, आगे पीछे आए फर्क नहीं पड़ता, इजी, बहुत इजी था। अब देखते हैं, एक्सप्लेन हाउ हायरार्चिकल क्लस्टरिंग कैन बी यूजफुल। देखो अभी ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, हायरार्चिकल क्लस्टरिंग कैन बी यूजफुल फॉर विजुअलाइजिंग हायरार्चिकल रिलेशनशिप इन डेटा, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल। बेसिकली क्या है, हायरार्चिकल क्लस्टरिंग एक्सप्लेन करना है, ठीक है, और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस भी देने उसके। सो देखो, हायरार्चिकल क्लस्टरिंग इज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग यूज टू बिल्ड हायरार्ची ऑफ क्लस्टर्स। अभी पहले तुम्हें पता होना चाहिए सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड क्या होते हैं, पता होना चाहिए, पर मुझे पता है मोस्ट ऑफ लोगों को नहीं पता है, तो मैंने लिख के रखा है। देखो, सुपरवाइज्ड लर्निंग मतलब एक तो टीचर के साथ पढ़ना होता है और एक टीचर के बिना पढ़ना होता है। ठीक है, तो सुपरवाइज्ड लर्निंग मतलब टीचर के साथ। सोचो तुम क्लास में हो और टीचर तुम्हें क्वेश्चंस के साथ करेक्ट आंसर्स भी बताता है। ठीक है, अभी इधर ग्रीन नहीं काम करेगा, यहाँ पे अपन ब्लू लेते। ठीक है, टीचर टीचर के साथ है और करेक्ट आंसर्स भी मिल रहे हैं अपने को क्वेश्चन के साथ। तो देखो, क्वेश्चन है 2 और 2, टीचर ने बता के रखा है आंसर 4 है। फिर दूसरा क्वेश्चन देगा 5 और 3 और टीचर ने बता के रखा है आंसर 8 है। ठीक है, इस तरह प्रैक्टिस करो और तुम पैटर्न समझते हो, समझने लगोगे। ठीक है, अगर 2 और 2 4 हो रहा है, 5 और 3 8 हो रहा है, तो 7 और 2 क्या होगा, तुम इजीली बोल दोगे कि 9 होगा, क्योंकि टीचर ने पहले ट्रेनिंग दी थी। इसका मतलब तुम्हें ट्रेनिंग डेटा मतलब क्वेश्चंस और आंसर्स दोनों मिलते हैं और तुम उससे सीखते हो। ठीक है, तुम फ्यूचर में न्यू डेटा पर सही प्रिडिक्शन कर सकते हो। ठीक है, सो इसको इंग्लिश में बताना होगा तो क्या होगा, इन सुपरवाइज लर्निंग वी हैव as input we get questions as well as answers, we analyze both and try to find the patterns, and with the help of that we find patterns and then we make future predictions. ठीक है, कैसे, ईमेल एक तो स्पैम होगा या नहीं होगा, इमेज एक तो डॉग होगा या कैट होगा, हाउस प्राइजेस कि जितने फीचर्स होंगे उसके उतने प्राइजेस बढ़ेंगे, इजी। उसके बाद अनसुपरवाइज मतलब टीचर नहीं है भाई, यहाँ पे खुद से सीखना है। ठीक है, इसमें क्या होगा, बेसिकली तुम्हारे पास बस क्वेश्चंस होंगे, आंसर नहीं होंगे। ऊपर क्वेश्चन आंसर दोनों था, इधर क्वेश्चंस होंगे, आंसर नहीं होंगे। ये देखो ऐसे, पर कोई आंसर नहीं दिया गया तो क्या करोगे, अभी तुम सोचोगे कि वो सब एडिशन है, तो सब एडिशन लग रहे हैं, उसके बाद मोस्टली सिंगल डिजिट्स है, तो जो है तुम्हारे पास उससे पैटर्न ढूंढने की कोशिश करोगे। ठीक है, सिर्फ रॉ डेटा मिलता है, तुम्हें खुद से ग्रुपिंग या पैटर्न समझना पड़ता है। ठीक है, हम्म। उसके बाद एग्जांपल क्या है, कस्टमर सेगमेंटेशन, कौन किस टाइप का कस्टमर है, क्या पता भाई कौन किस टाइप का कस्टमर है। हमारे पास ऊपर देखो, ईमेल स्पैम डिटेक्शन में कैसे था, या तो स्पैम है या नहीं है, आंसर भी था। इधर क्या पता कौन सा कस्टमर कौन से टाइप का होगा, या फिर मार्केट बास्केट एनालिसिस एनालिसिस कौन से प्रोडक्ट एक साथ बिकते हैं, या फिर ग्रुपिंग न्यू आर्टिकल्स सिमिलर टॉपिक्स। ठीक है, सो बेसिकली अनसुपरवाइज लर्निंग में तुम्हारे पास क्वेश्चंस होते हैं, आंसर्स नहीं होते, उससे तुम्हें ढूंढना होता है। और सुपरवाइज में क्वेश्चन आंसर दोनों होते हैं, उससे तुम्हें पैटर्न्स फाइंड करने होते हैं। ये हो गया सुपरवाइजिंग और अनसुपरवाइजिंग का बेसिक्स, इतना पता होना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, फिर देखो, हायरार्चिकल क्लस्टरिंग इज मेथड ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग यूज्ड टू बिल्ड हायरार्ची ऑफ क्लस्टर्स। अभी कुछ लोगों को क्लस्टर्स भी नहीं पता होगा। ठीक है, अगर ये नहीं पता तो भाई ऐसा हो जाएगा कि पूरी रामायण पढ़ ली और राम को नहीं, यही नहीं पता। तो यार अभी ध्यान ले लो। ठीक है, क्लस्टर्स में क्या गोल है कि सिमिलर जो डेटा पॉइंट्स होंगे ना, उनको एक ग्रुप में डाल देंगे, और डिफरेंट डेटा पॉइंट्स है उनको अलग ग्रुप में डाल देंगे। इजी, कुछ है ही नहीं समझने में। अगर तुम्हारे पास 9 नंबर्स होंगे
उनमें से 4 नंबर सिंगल डिजिट होंगे और बाकी के डबल डिजिट होंगे, तो तुम डबल डिजिट वाले सिमिलर हो गए तो उनको एक अलग ग्रुप में डाल दो और सिंगल वालों को अलग ग्रुप में। उसको ही क्लस्टरिंग बोलते हैं, ठीक है। 2 क्लस्टर फॉर्म हो गए अपने। अभी देखो हायरार्चिकल क्लस्टरिंग का है ना, पहले मैं तुमको एक्सप्लेनेशन देता हूँ, उसके बाद थ्योरी पढ़ेंगे, इजीली समझ जाएगा, ठीक है। ये देखो हायरार्चिकल क्लस्टरिंग में डेंडोग्राम बनाना है अपने को। अभी डेंडोग्राम क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। अगर ये देखो एक एक्स एक वाई, उसके बाद ये पॉइंट्स है अपने को 1 2 3 4 5। तो अभी देखो इसमें क्या क्या है, ये 1 2 3 4 5 पॉइंट्स है। 1 2 क्लोज है तो इनको एक क्लस्टर में डाल दो, 1 2 हो गया। उसके बाद 4 5 ज्यादा क्लोज है देखो, तो 4 5 को एक इसमें डाल दो, 4 5 का एक क्लस्टर बन गया ऐसे यहाँ पे, समझ रहा है। और उसके बाद 3 भी क्लोज है 4 5 के, 1 2 से बहुत दूर है, तो 3 को भी 4 5 के साथ डाल दो, एक और क्लस्टर बना दो, 3 4 5 बन गया। और फिर इन सबको एक में डाल दो, 1 2 3 4 5 बन गया, ठीक है। अब अपन ने यहाँ पे करा क्या है, नीचे से अपन ने स्टार्ट करा और ऊपर ऊपर जोड़ते हुए, ठीक है। सो बॉटम अप अप्रोच है, उसको क्या कहते हैं, एग्लोमेरेटिव, ठीक है। ये स्पेलिंग लर्न कर लेना। तो एग्लोमेरेटिव में क्या होता है, बॉटम अप अप्रोच फॉर्म होता है, ठीक है। नीचे तुम्हारे पास जो पॉइंट्स है उनसे ऊपर तक बनाओगे। और दूसरा होता है डिविसिव। डिविसिव में क्या होता है, टॉप डाउन, उल्टा। पहले तुम ये लिखोगे 1 2 5, तो अभी 1 2 5 में तुम देखो 1 2 5 में 2 क्लस्टर बन रहे हैं, एक तो 1 2 अलग हो रहा है और 3 4 5 अलग हो रहा है। तो 1 2 लिख दो, उसके बाद 1 2 बना है, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 3 4 5, 3 4 5 में 3 और 4 5 अलग हो रहे हैं, तो 3 और 4 5 और फिर 4 5 अलग हो रहे हैं, ठीक है। आंसर सेम आ रहा है, बस अप्रोच चेंज है। उसको डिविसिव और एग्लोमेटिव दो टाइप से बना सकते हैं। और ये जो बन रहे हैं ना ग्राफ्स रिप्रेजेंटेशन, इसको कहते हैं डेंडोग्राम। बस यही है हायरार्चिकल क्लस्टरिंग, इतना इजी है, ठीक है। इसको ही थ्योरी में इतना हार्ड बना दिया है। हम्म देखो अभी तुम पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा हायरार्चिकल क्लस्टरिंग क्या है। हायरार्चिकल क्लस्टरिंग मेथड ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है, यूज टू बिल्ड हायरार्ची ऑफ क्लस्टर्स। ये जो बनाया है ना हमने डेंडोग्राम से, ये हायरार्ची है क्लस्टर्स के, ठीक है। विच हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप बिटवीन डेटा। इट इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर विजुअलाइजिंग हायरार्चिकल रिलेशनशिप्स, ठीक है। यूजेस ए ट्री लाइक डायग्राम, तुमने देखा होगा अभी ट्री लाइक डायग्राम थी, कॉल्ड डेंडोग्राम, ठीक है। सो बेसिक डेफिनेशन में तुम्हें क्या याद रखना है कि एक अनसुपरवाइज लर्निंग है, हायरार्ची ऑफ क्लस्टर्स बनाते, और उस हायरार्ची ऑफ क्लस्टर्स एक ट्री लाइक डायग्राम है। ये देखो एक ट्री लाइक डायग्राम है जिसको डेंडोग्राम कहते हैं। खत्म, डेफिनेशन हो गई। अब काम कैसे करता है, दो टाइप से मैंने बताया था, एक तो एग्लोमेट्रिक एग्लोमेट्रिक और एक डिविसिव। यहाँ पे देखा है अपन ने एग्लोमेट्रिक डिविसिव। एग्लोमेट्रिक क्या है, बॉटम अप, डिविसिव क्या है, टॉप डाउन। ये दो एग्जांपल देके तुम एक एक पेज लिख दोगे इस पे इजीली। देखो स्टार्ट्स with each item in its group and keep combining until it closes the group step by step। देखो ये ग्रुप से उसको की कंबाइन करता रहता है जब तक वो पूरा सेट का क्लोज नहीं होता। इसमें क्या है, देखो इसमें स्टार्ट्स विद द आइटम इन वन ग्रुप एंड कीप डिवाइडिंग अंटिल यू गेट द इंडिविजुअल। इसमें पूरा एक ग्रुप लेते हैं और इस ग्रुप को डिवाइड करते हैं जब तक तुम्हें इंडिविजुअल ना मिले। Easy. Dendrogram tree structure. Dendrogram look like a tree showing the which groups of matrix at what level at top the and ठीक है, ये तो इजी है यार। अब ये देखो यहाँ पे इन्होंने एक और एग्जांपल दिया है, एनिमल्स कैन फ्लाई, लिव्स इन वाटर, ठीक है। सो अभी देखो स्टार्ट विद इंडिविजुअल एनिमल्स, ये सारे इंडिविजुअल एनिमल लिख दिए। फाइंड द मोस्ट सिमिलर पेयर्स बेस्ड ऑन कैन फ्लाई एंड लिव्स इन वाटर। सो डॉग्स एंड कैट आर मोस्ट सिमिलर, बोथ कांट फ्लाई, डोंट लिव इन वाटर, तो डॉग एंड कैट। और फिश और डक, ठीक है, साथ साथ वाले एक साथ कर लिए। नेक्स्ट मर्ज द क्लोज, और ये देखो फाइनली देखो डेंडोग्राम कैसे बनेगा। डॉग कैट को अलग कर दिया इन्होंने, फिश डक को एक साथ लिया, और ईगल को। ईगल फ्लाई कर सकते हैं, इनमें से कोई फ्लाई नहीं कर सकते, इसीलिए ईगल को पूरा अलग कर दिया। डॉग कैट दोनों स्विम नहीं कर सकते, अलग कर दिया। फिश और डक, अभी देखो डक क्या कर सकता है, यहाँ पे क्या दिया, डक फ्लाई भी कर सकता है, फ्लाई करता है डक, पता नहीं यार, अभी दिया है तो करता होगा। फ्लाई भी कर सकता है और वाटर में भी लेता है, इसीलिए डक को ईगल के साथ भी दिया है और फिश के साथ भी दिया है,
कैसे डेंडोग्राम बने। तो अभी तुम ये एग्जांपल मत लिखना, मैं तो कह रहा हूँ, ये बस समझने के लिए था। तुम ये वाला एग्जांपल भी लिख सकते हो ऐसा, ठीक है। बस इसको थोड़ा इंग्लिश में ध्यान से लिखने की कोशिश करना, वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ठीक है। खत्म। अभी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन देख लो यार, ये रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है। कहाँ का यूज होता है? इन जीन्स एनालिटिक्स, hierarchical cluster can group genes and have similar expression patterns. For example, genes that react similarly to certain conditions or diseases may be clustered together for further studies. मतलब जीन्स को स्टडी करने में, उनको एक साथ क्लस्टरिंग करने में, बायोलॉजी में यूज होता है, मार्केटिंग में यूज होता है। कंपनीज कैन यूनाइट टू सेगमेंट कस्टमर्स बेस्ड ऑन परचेसिंग बिहेवियर। जो कस्टमर सेम टाइप का भी परचेस करते बार बार, उनको अलग सेगमेंट में डाल देते हैं, ठीक है। टारगेट ऑडियंस अलग बन जाती है, जैसे कि हाई स्पेंडर्स, कभी कभी खरीदने वाले, ओकेजनल बायर्स। उसके बाद इमेज सेगमेंटेशन। इमेज सेगमेंटेशन में कैसे यूज करते होंगे अभी देखो। इन इमेज सेगमेंटेशन हायरार्चिकल क्लस्टरिंग हेल्प यूजर्स सेगमेंट एन इमेज इनटू रीजन्स लाइक सेपरेटिंग द स्काई लैंड। ओके, मतलब एक इमेज का इमेज को भी अपन डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि एक स्काई स्काई वाला पार्ट हर एक इमेज से अलग कर दो, लैंड वाला पार्ट अलग कर दो, ऐसी सारी चीज़ें। उसके बाद मेडिकल डायग्नोसिस में यूज़ कर सकते हैं, सेम मेडिकल कंडीशन वालों को अलग रखना। उसके बाद ग्रुपिंग में, डॉक्यूमेंट ग्रुपिंग में, मतलब देखो ग्रुपिंग सिमिलर टॉपिक्स वाले डॉक्यूमेंट्स आर्टिकल्स को अलग करना, ठीक है। फॉर एग्जांपल न्यूज़ आर्टिकल्स अबाउट स्पोर्ट्स, ठीक है, न्यूज़ आर्टिकल्स ऑन एक्सीडेंट, ऐसे सारी चीज़ों को अलग करना, ठीक है। हो गया हायरार्चिकल में, और कुछ नहीं था। तुम्हें बस मैंने बेसिक समझा दिया, एक बार ये पढ़ लेना बस, ठीक है। कहाँ से पढ़ना है बताओ? ये देखो यहाँ से क्वेश्चन से, एक बार ये डेफिनेशन हाउ इट वर्क्स, उसके बाद ये वाली चीज़ें, और ये एग्जांपल एक बार ढंग से पढ़ लो, समझ जाओगे। और ये एग्जांपल तो है ही। क्लस्टरिंग क्या होता है, सुपरवाइज अनसुपरवाइज भी एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। हायरार्चिकल में प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसके बाद एक लास्ट एक एक क्वेश्चन और आ सकता है। क्वेश्चन में बताया था कि एल्बो पॉइंट, एल्बो पॉइंट मतलब क्या होता है कि नंबर बेस्ट नंबर ऑफ क्लस्टर्स, मतलब बेस्ट के फाइंड करना होता है। तो इसमें देखो एस ई से एरर रेट फाइंड करते हैं, ठीक है। और ये देखो इसमें ये जो पॉइंट है जहाँ पे एक एल्बो शेप फॉर्म हो रहा है, जहाँ पे इससे ग्राफ सडनली मूव कर रहा है, ठीक है, इसमें कोई है ही नहीं के क्लस्टर। और इसमें देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये होता है एल्बो पॉइंट, ठीक है। बेसिकली यही होता है, इसमें एक एल्बो पॉइंट फाइंड करना है, और उससे क्या होता है, अपने को पता चलता है कि कितने बेस्ट बेस्ट के नंबर ऑफ क्लस्टर्स। और मैंने जो नोट्स के एंड में दिया एक के एल्बो पॉइंट का जो नोट्स दिए, उसमें देख लेना, बस एक बार वो पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है नहीं, पर तुम्हें एटलीस्ट कंसेप्ट पता होगी कि इसमें क्या हो रहा है, एल्बो फाइंड हो रहा है। उसके बाद अपने को ये बेस्ट नंबर ऑफ के फाइंड करने, तो तुम कुछ लिख पाओगे अगर आ गया बाय चांस तो। बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। और इट्स ऑलरेडी 3 AM इन द मॉर्निंग गाइज, लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। यूनिट 5 भी कंप्लीट हो गया, अभी यूनिट 6 बचा है, वो भी अपन खत्म कर देंगे एज सुन एज पॉसिबल।